तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कैल्शियम का रेगुलेशन। तो कैल्शियम का रेगुलेशन जो है वो 3 ऑर्गन्स के द्वारा होता है, बोन्स, जीआईटी, किडनी और एक ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है, और 2 हार्मोन्स पीटीएच और कैल्सिटोनिन इसको रेगुलेट करते हैं, और विटामिन डी भी इसमें मदद करता है इसके रेगुलेशन में। तो सबसे पहले हम देखते हैं किस तरह से ये रेगुलेट होता है। तो कैल्शियम जब कम हो जाता है, कैल्शियम फ्री कैल्शियम जो होता है जब वो कम हो जाता है, तो कैल्शियम होता है 3 फॉर्म में प्रेजेंट होता है। एक तो प्लाज्मा प्रोटीन्स के साथ में बंधा हुआ होता है, दूसरा ये फॉस्फेट के साथ में बंधा हुआ होता है, और फ्री फॉर्म में होता है। तो जो फ्री फॉर्म कैल्शियम होता है वही एक्चुअली में यूज़फुल होता है, और इसका अगर कम हो जाता है तो तब जाके कहीं पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज़ होता है। तो जैसे ही कैल्शियम के लेवल कम होते हैं ब्लड में, तो जो चीप सेल्स होती हैं जिनके पास सेंसर्स होते हैं कैल्शियम को डिटेक्ट कर लेते हैं कि अरे ये कम है, तो जो चीप सेल्स होती हैं वो पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज़ करना शुरू कर देती हैं, पीटीएच ब्लड में रिलीज़ होना शुरू हो जाता है। अब एक बार जब पीटीएच रिलीज़ हो जाता है ब्लड में, तो किस तरह से रेगुलेट करता है ये देखते हैं। तो सबसे पहले तो बोन्स की बात करते हैं, कैसे बोन्स से कैल्शियम का रिजॉर्प्शन होता है, कैसे बोन से कैल्शियम ब्लड में आता है। तो सबसे पहले तो बोन का किस तरह की बनी होती है, क्या एनाटॉमी होती है वो देखते हैं। बोन को कुछ हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। ऊपर वाला हिस्सा एपिफाइसिस कहलाता है, ये एपिफाइसल प्लेट कहलाती है, और इसके जस्ट नीचे वाला हिस्सा, ये हिस्सा जो है इसे मेटाफाइसिस कहते हैं, मेटाफाइसिस। और बीच के जो शाफ्ट होती है उसको डायफाइसिस कहते हैं, डायफाइसिस। सेम यहाँ पर होता है मेटाफाइसिस और एपिफाइसल प्लेट, और ये एपिफाइसिस। जो बोन होती है, लॉन्ग बोन्स जो भी होती हैं उनमें ये कुछ हिस्से होते हैं, एपिफाइसिस, एपिफाइसल प्लेट, मेटाफाइसिस और डायफाइसिस। बीच में एक कैविटी होती है जिसे हम मेडुलरी कैविटी कहते हैं, मेडुलरी कैविटी। इस कैविटी में एक्चुअली में सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, जो भी आर्टरीज हैं, वेंस हैं, वो यहीं से निकलती हैं। ये सारी आर्टरीज और वेंस और लिम्फेटिक वेसल्स सभी इसमें प्रेजेंट होती हैं। जो मेडुलरी कैविटी होती है उसकी कवरिंग को हम कहते हैं एंडोस्टियम। इस पर जो कवरिंग चढ़ी रहती है इसको हम कहते हैं एंडोस्टियम। और जो बाहर कवरिंग होती है, बोन के ऊपर जो कवरिंग होती है, दोनों साइड पूरा कवर रहता है, इसको हम कहते हैं पेरिओस्टियम। ये 2 ओस्टियम होती हैं। बीच में जो ये एरिया है, यहाँ कई सारे ओस्टियोन्स होते हैं, ओस्टियोन्स के ग्रुप होते हैं जो कि मिलके बने होते हैं ओस्टियोब्लास्ट से, ओस्टियोसाइट से और मैट्रिक्स से मिलकर बने होते हैं। एपिफाइसल प्लेट जो होती है वो ग्रोथ में मदद करती है, लॉन्जिट्यूडिनल ग्रोथ में। बच्चे होते हैं, पैदा होते ही उनकी ग्रोथ होती है, तो एपिफाइसल प्लेट इसमें मदद करती है। ये प्यूबर्टी तक ग्रोथ होती रहती है एपिफाइसल प्लेट से, फिर ये जाके फ्यूज़ हो जाती है मेटाफाइसिस से, तो ग्रोथ फिर उतना नहीं होता है। लेकिन जो बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक एपिफाइसल प्लेट हमारी मदद करती है ग्रोथ करने में। फिर मेटाफाइसिस का काम होता है, मेटाफाइसिस में बहुत ज़्यादा सेल डिवीज़न होता है, वो ग्रोथ करवाती है। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि किस तरह से बोन का जो स्ट्रक्चर है वो बना होता है। एक हिस्सा हम लोगों ने यहाँ से निकाल लिया और उसको हम देख रहे हैं। छोटा सा हिस्सा हम लोगों ने यहाँ से काट लिया है, जैसे पीस, केक में से एक पीस निकाला जाता है वैसे ही हम लोगों ने एक पीस निकाल लिया है बोन्स में से। तो बोन्स की अगर हम बात करें, ये वाला जो एरिया है ये तो मेडुलरी कैविटी है, जहाँ पर हमारी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, मेडुलरी कैविटी, जो कि किससे कवर है, एंडोस्टियम से। एंडोस्टियम के, ये एंडोस्टियम है, और ये बाहर वाली जो कवरिंग है ये पेरिओस्टियम है, पेरिओस्टियम इसके ऊपर कवरिंग है। तो हम लोगों ने ये हिस्सा निकाल लिया। बीच में क्या प्रेजेंट है ये देखते हैं हम लोग। तो ये कई सारे स्ट्रक्चर्स, ये छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर्स हैं ये जो प्रेजेंट हैं इनको हम कहते हैं ओस्टियोन कहते हैं। ओस्टियोन के मिडिल में, ये जो मिडिल है जहाँ पर रेड ब्लड वेसल दिख रही है, इसको हम कहते हैं हैवर्शियन कैनाल। और ये कई सारी हैवर्शियन कैनाल, हर एक ओस्टियोन, जो भी एक ओस्टियोन यूनिट है, जो हर एक यूनिट में, हर एक ओस्टियोन में एक हैवर्शियन कैनाल होती है। और ये हैवर्शियन कैनाल, कई सारी हैवर्शियन कैनाल आपस में जुड़ती हैं हॉरिजॉन्टल बोल्ट्जमैन कैनाल से। तो हैवर्शियन कैनाल, कई सारी हॉरिजॉन्टल बोल्ट्जमैन कैनाल से जुड़ती हैं। और ये बोल्ट्जमैन कैनाल जो है, जो मेन मेडुलरी कैविटी में आर्टरीज होती हैं उनमें जाकर मिल जाती हैं इस तरह से। ओके, जो ओस्टियोन होते हैं वो, जो ये एक मैं ओस्टियोन बाहर निकाल लेता हूँ जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए। ये रहा, बीच में हैवर्शियन कैनाल में ब्लड वेसल है, और ये एक लेयर है और ये दूसरी लेयर है। ओके, ये पार्ट है, एक ओस्टियोन है जो कि कई सारी ओस्टियोब्लास्ट से मिलकर बना होता है। ये सारी ओस्टियोब्लास्ट होती हैं, जो न्यू बोन होती है उसका फॉर्मेशन ओस्टियोब्लास्ट से होता है। ये ओस्टियोब्लास्ट होती हैं कई सारी, ये कॉन्सेंट्रिक एक रिंग में प्रेजेंट होती हैं। इनको हम लैमेली भी कहते हैं, लैमेली।
अंदर भी प्रेजेंट होंगे ओस्टियोब्लास्ट। इन ओस्टियोब्लास्ट का काम होता है मैट्रिक्स को बनाना। जो ये एरिया है ये पूरा मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स किससे बना होता है? मैट्रिक्स बना होता है कोलेजन और प्लस कई सारे प्रोटियोग्लाइकेंस। प्रोटियोग्लाइकेंस में ही कोलेजन्स प्रेजेंट होते हैं। कोलेजन और प्लस मिनरल्स में कैल्शियम, फॉस्फेट, ये सब प्रेजेंट होता है। तो मैट्रिक्स को बनाने का काम किसका होता है? ओस्टियोब्लास्ट का होता है। ओस्टियोब्लास्ट की मदद से, ओस्टियोब्लास्ट में एक्चुअली में ओस्टियोब्लास्ट की अगर हम बात करें तो ओस्टियोब्लास्ट किस तरह से बनाता है, अगर हम एक छोटा सा हिस्सा फिर से काट लेते हैं यहाँ से, किस तरह का दिखेगा ये ओस्टियोब्लास्ट हो गई और ये बीच में मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स में कई सारे कोलेजन्स बनते हैं। सबसे पहले ओस्टियोब्लास्ट का काम होता है कोलेजन्स को बनाना। ये कोलेजन्स बनाने का काम करती है। ओस्टियोब्लास्ट का काम होता है कोलेजन्स का फॉर्मेशन करना। ये ब्लड से जो भी मटेरियल होता है ब्लड वेसल्स से ये ले लेती हैं, ब्लड वेसल से ले लेती हैं और इनका काम होता है कोलेजन्स को बनाना। सिर्फ जब कोलेजन बनते हैं तो हम इस प्रोसेस को कहते हैं ऑस्टियोइड। ऑस्टियोइड मीन्स जब जो ऑस्टियोब्लास्ट होती हैं वो सिर्फ कोलेजन का फॉर्मेशन करती हैं, अभी मिनरलाइजेशन नहीं हुआ। जो कोलेजन्स होते हैं वो टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं बोन्स को। कोलेजन्स का काम होता है बोन्स को टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। अभी यहाँ पर मिनरलाइजेशन नहीं हुआ है। मिनरलाइजेशन जब होता है, मिनरलाइजेशन जो है वो अबाउट 10 to 12 डेज़ में होता है। ठीक है। ऑस्टियोइड्स रिलीज़ करती हैं, कई सारी प्रोटीन्स रिलीज़ करती हैं जिनका नाम होता है MGP, मैट्रिक्स गिला प्रोटीन। इन मैट्रिक्स गिला प्रोटीन का काम होता है मिनरलाइजेशन करवाना। तो ये मिनरलाइजेशन में मदद करते हैं। और ये कोलेजन कहाँ प्रेजेंट है? ये पूरे कोलेजन जो है ये पूरे के पूरे प्रोटियोग्लाइकेंस के एक जेलेटिनियस फ्लूइड में प्रेजेंट है। ये प्रोटियोग्लाइकेंस किसके बने होते हैं? हेलुरोनिक एसिड। तो ये प्रोटियोग्लाइकेंस में ही कोलेजन्स प्रेजेंट होते हैं। कई सारे कोलेजन पड़े होते हैं। बना कौन रहा है? ओस्टियोब्लास्ट बना रहा है। और इसमें मैट्रिक्स गिला प्रोटीन होती है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट प्रोटीन होती है। पहला तो काम ये क्या करवाती है? कैल्सिफिकेशन करवाती हैं। ये बोन्स में कैल्सिफिकेशन करवाती हैं। एक्चुअली मैट्रिक्स गिला प्रोटीन जो ब्लड वेसल्स की अगर हम बात करें तो ब्लड वेसल्स में ये कैल्सिफिकेशन को रोकती हैं। जो आसपास एंडोथीलियम है उसमें कहीं कैल्सिफिकेशन ना हो जाए उसको रोकती हैं। तो मैट्रिक्स गिला प्रोटीन जब एक्टिवेट होती हैं विटामिन के की मदद से तो ये कैल्सिफिकेशन को प्रिवेंट करती हैं। ये पाया गया कि जो माइस थे उनमें जब मैट्रिक्स गिला प्रोटीन को डीएक्टिवेट कर दिया गया तो 2-3 घंटे में उनकी सारी ब्लड वेसल्स में कैल्सिफिकेशन हो गया और उनकी डेथ हो गई। तो MGP बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ये बोन्स में तो कैल्सिफिकेशन करवाती हैं, ब्लड वेसल्स में प्रिवेंट करती हैं, ब्लड वेसल्स में कैल्सिफिकेशन नहीं होने देती हैं। ओके। ऑस्टियोइड बनने के बाद 10 से 12 दिन में कैल्सिफिकेशन होता है। कैल्सिफिकेशन, मिनरलाइजेशन। तो यहाँ पर जो कैल्शियम होता है वो आता है और यहाँ कैल्शियम ऐड होने लगता है। कैल्शियम और फॉस्फेट साथ में रहता है, हमेशा कैल्शियम फॉस्फेट साथ में चलते हैं। कैल्शियम फॉस्फेट। और पूरी जो बोन है, जो बोन का ये एक छोटी सी यूनिट है, इसमें कैल्सिफिकेशन होता है और फॉस्फेट ऐड होता है और इसी को हम कहते हैं मिनरलाइजेशन। अबाउट 10 to 12 डेज़ में क्या होता है? मिनरलाइजेशन। और जो ये मिनरलाइजेशन हो रहा है, कैल्सिफिकेशन जो कैल्शियम जुड़ रहा है, फॉस्फेट जुड़ रहा है, इसमें मदद करता है विटामिन D, कैल्सिटोनिन और इंसुलिन। ये 3 पार्टनर जो हैं ये मदद करते हैं मिनरलाइजेशन में। कौन कौन है? विटामिन D, कैल्सिटोनिन और इंसुलिन। ये कैल्सिफिकेशन करवाते हैं। एक बार जब कैल्सिफिकेशन हो जाता है, बोन का फॉर्मेशन हो जाता है, तो ये ऑस्टियोइड जो ओस्टियोब्लास्ट होते हैं, ये कन्वर्ट हो जाते हैं ओस्टियोसाइट्स में। मतलब जो ओल्ड बोन होती है उसमें कई सारी ओस्टियोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं। अब ओस्टियोसाइट्स कैसे प्रेजेंट होती हैं? एक्चुअली ओस्टियोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं कई सारे लेकुने में। ये लेकुने होते हैं, स्पेस होता है जो आपस में जुड़ा होता है। ये ऑस्टियोसाइट्स भी क्या करती हैं? मिनरलाइजेशन में, कैल्सिफिकेशन में मदद करती हैं। एक्चुअली में ये कई सारी ओस्टियोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये ओस्टियोसाइट्स हैं, ये आपस में कनेक्ट रहती हैं, किस में प्रेजेंट होती हैं? ये स्पेस जो होता है इसको हम कहते हैं लेकुने। ये लेकुने में प्रेजेंट होती हैं। और जो ये कनेक्ट होती हैं ये किससे होती हैं? कैनालिकुली। लेकुने और कैनालिकुली इससे कनेक्ट होती हैं। तो ओस्टियोब्लास्ट ही जो है वो कन्वर्ट हो जाती हैं ओस्टियोसाइट्स में, डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं। डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, कन्वर्ट कर लीजिए। ओके। इन ओस्टियोसाइट्स का काम क्या होता है? इनका काम होता है जो, और बाकी का एरिया जो है ये क्या है? ये पूरा का पूरा मैट्रिक्स है। इसके चारों तरफ मैट्रिक्स भरा हुआ है। ये पूरा मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है। इसमें क्या क्या प्रेजेंट है? कोलेजन प्रेजेंट है, कई सारे कैल्शियम प्रेजेंट है। जो मैट्रिक्स होता है कैल्शियम, फॉस्फेट, प्रोटियोग्लाइकेंस और हाँ एक और चीज़ प्रेजेंट होती है हाइड्रोक्सी एपेटाइट।
मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, एपेटाइट, हाइड्रोक्सी एपेटाइट H+ और HCO3 नेगेटिव, ये इससे मिलकर बना होता है हाइड्रोक्सी एपेटाइट। तो ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं मैट्रिक्स में। ओके, अब किस तरह से पैराथायरॉयड जो हार्मोन है जो, वो किस तरह से एक्ट करता है, किस तरह से यहाँ पर बोन का रिजॉर्प्शन होता है। तो एक छोटी सी यूनिट जिसका रिजॉर्प्शन हो रहा होता है उसे हम कहते हैं बोन रिजॉर्विंग कंपार्टमेंट। बोन रिजॉर्विंग कंपार्टमेंट में एक्चुअली नई बोन का फॉर्मेशन होता जाता है, पुरानी बोन होती है उससे उसका रिजॉर्व हो जाती है, और जो नई बोन होती है उसका फॉर्मेशन हो जाता है। तो दो चीज़ें होती हैं, ओल्ड बोन जो होती है रिजॉर्व होती है, और न्यू बोन फॉर्म होती है, फॉर्मेशन होता है। तो जो रिजॉर्व होता है, रिजॉर्प्शन जो होता है वो किसकी मदद से होता है, वो होता है ओस्टियोक्लास्ट की मदद से। ओस्टियोक्लास्ट बोन्स में ओस्टियोक्लास्ट और ओस्टियोब्लास्ट प्रेजेंट होती हैं, ये दो मेन सेल्स होती हैं। तो ओस्टियोब्लास्ट तो फॉर्मेशन में मदद कर रही है, मालूम है। ओस्टियोक्लास्ट का काम होता है, एक तरह की ये मैक्रोफेजेस होती हैं, स्पेशल टाइप की मैक्रोफेजेस जो बोन में प्रेजेंट होती हैं। अलग अलग ऑर्गन में उनकी स्पेशल मैक्रोफेजेस होती हैं, वैसे ही बोन्स के पास होती हैं, उनको हम कहते हैं ओस्टियोक्लास्ट। ये मैक्रोफेजेस जो होती हैं ओस्टियोक्लास्ट, ये बोन का रिजॉर्प्शन कराती हैं, बोन से जो कोलेजन है और उसको ब्रेक डाउन करना और कैल्शियम को रिमूव करना। अभी देखते हैं कैसे। और जो फॉर्मेशन होता है वो किसकी मदद से होता है, वो ओस्टियोब्लास्ट की मदद से होता है। ओके, अब किस तरह से पैराथायरॉयड हार्मोन जो होते हैं वो किस तरह से कैल्सिफिकेशन होता है, किस तरह से पैराथ हार्मोन जो होते हैं वो किस तरह से रिजॉर्प्शन करवाते हैं, ये देखना है। ओके, तो होता क्या है देखिए। ब्लड में पैराथ हार्मोन होता है, बढ़ गए हैं, और ये कहाँ आते हैं, ये ब्लड वेसल्स, मेडुलरी कैविटी में जो ब्लड वेसल्स हैं उनके थ्रू ये बोल्ट्जमैन कैनाल और हैवर्सन कैनाल में आते हैं। हैवर्सन कैनाल से ये जाते हैं इसके पास ओस्टियोब्लास्ट। ये ओस्टियोब्लास्ट के पास कुछ रिसेप्टर होते हैं, इनको कहते हैं PTH-R1 रिसेप्टर। ये पैराथ हार्मोन के लिए होते हैं। तो पैराथ हार्मोन इनसे बाइट कर जाता है और उनको एक्टिवेट करता है। जो रिजॉर्प्शन होता है वो दो तरह से होता है, एक तो होता है स्लोली, एक होता है रैपिडली। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रैपिड की, रैपिड रिजॉर्प्शन। रैपिडली कैसे रिजॉल्व होता है, बोन्स कैसे रिजॉल्व होती हैं रैपिडली। तो पैराथ हार्मोन जैसे ही बाइंड करता है ओस्टियोब्लास्ट एक्टिवेट हो जाती हैं। तो रैपिडली में क्या होता है कि जो लेक्नी हम लोग ने बात करी थी, कई सारे लेक्नी होते हैं और बीच में पुरानी ओस्टियोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं, सॉरी ओस्टियोब्लास्ट जो डिफरेंशिएट हो चुकी हैं ओस्टियोसाइट्स में वो प्रेजेंट होती हैं। और आसपास इसमें जो स्पेस है यहाँ पर कुछ फ्री कैल्शियम प्रेजेंट होता है, फ्री कैल्शियम है ये कैल्शियम ओस्टियोसाइट्स के द्वारा लिया जाता है और सेंड किया जाता है ओस्टियोब्लास्ट, और ओस्टियोब्लास्ट से सेंड कर दिया जाता है ब्लड में। पैराथ हार्मोन का क्या काम हुआ यहाँ पर जो कैल्शियम पंप्स लगे हुए हैं उनको एक्टिवेट कर देता है। जितने भी कैल्शियम पंप्स हैं, कई सारे कैल्शियम पंप्स को खोल देता है। तो जो फ्री कैल्शियम होता है वो इन कैल्शियम पंप्स के थ्रू होता हुआ सीधे डायरेक्टली ब्लड में चला जाता है। तो इस तरह से रैपिड रिजॉर्प्शन होता है। इसमें कोई भी बोन का मास कम नहीं होता है, ये फ्री कैल्शियम है वो दे दिया गया ब्लड में, ये होता है रैपिड रिजॉर्प्शन। इसको ओस्टियोलाइसिस कहते हैं, ओस्टियोलाइसिस। और दूसरी मैकेनिज्म में क्या है, फिर से ओस्टियोब्लास्ट, इसको कहते हैं स्लो रिजॉर्प्शन। स्लो रिजॉर्प्शन में क्या है, मैकेनिज्म सेम है। यहाँ पर फिर PTH बढ़े हुए हैं और PTH जो है सिर्फ ओस्टियोब्लास्ट के पास रिसेप्टर्स होते हैं। ओस्टियोसाइट जो होती हैं ओस्टियोक्लास्ट जो होती हैं उनके पास रिसेप्टर नहीं होते हैं, सिर्फ ओस्टियोब्लास्ट के पास होते हैं। तो ओस्टियोब्लास्ट से PTH फिर से अटैच होता है और उनको एक्टिवेट करता है। तो ये दोनों प्रोसेस एक साथ भी हो सकते हैं। कई सारे ये साइटोकाइंस रिलीज़ करती हैं, साइटोकाइंस। इस साइटोकाइंस में रैंक लिगैंड और कुछ इंटरल्यूकिन 6 और इंटरल्यूकिन वगैरह प्रेजेंट होती हैं। इन रैंक लिगैंड या रैंक L के रिसेप्टर्स होते हैं ओस्टियोक्लास्ट के पास। ओस्टियोक्लास्ट का फॉर्मेशन होता है CFU मोनोसाइट सेल्स, बोन मेरो में जो CFU मोनोसाइट्स होती हैं वो इनका फॉर्मेशन करती हैं और ये ब्लड के थ्रू बोन्स में आ जाती हैं। ओके, तो यहाँ पर रैंक L के रिसेप्टर्स होते हैं और ये जैसे ही बाइंड करते हैं इन ओस्टियोक्लास्ट सेल्स का एक्टिवेशन हो जाता है। और ओस्टियोक्लास्ट सेल्स ये कहाँ जाती हैं, ये यूनिट जो है इसी में, इसको फिर से बना लेते हैं। कई सारे कोलेजन्स प्रेजेंट हैं ये, और यहाँ पर कैल्शियम फॉस्फेट भी जुड़ा हुआ है। जो कैल्शियम फॉस्फेट होता है ये प्रोवाइड करवाता है कंप्रेसिबल स्ट्रेंथ बोन को। अगर इसकी कमी हो जाती है तो बोन फ्रेजाइल हो जाती है, आसानी से ब्रेक होने लगती है। तो कैल्शियम फॉस्फेट जो होते हैं वो एक तरह से कंप्रेसिबल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। और कोलेजन का काम क्या होता है, टेंसिल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। कैल्शियम और फॉस्फेट यहाँ प्रेजेंट है। ओके, एक यूनिट ये वाला हिस्सा मैं बाहर निकाल लेता हूँ यहाँ पर।
कोलाजन है कैल्शियम फॉस्फेट और हाइड्रोक्सी एपेटाइट, ये सब प्रेजेंट है। ये जो मैक्रोफेजेस होती हैं जब एक्टिवेट हो जाती हैं तो ये यहाँ पर आके बाय द हेल्प ऑफ मेम्ब्रेनस प्रोसेसेस और इंटीग्रिन्स की मदद से ये एक एरिया पे ही अटैच हो जाती हैं। अटैच होने के बाद इनके पास होते हैं कई सारे लाइसोजाइम्स और ये लाइसोजाइम्स रिलीज़ करना शुरू कर देती हैं। लाइसोजाइम्स हैं और कोलेजनेस है, लैक्टिक एसिड है, कई सारे इस तरह के ये केमिकल्स रिलीज़ करती हैं और कोलेजन को ब्रेक डाउन करने लगती हैं इस एरिया में। और जैसे ही कोलेजन ब्रेक डाउन होता है कैल्शियम फॉस्फेट फ्री हो जाते हैं, और कैल्शियम फॉस्फेट फ्री होते हैं तो ये ओस्टियोसाइट्स के द्वारा फिर से ले लिए जाते हैं और क्योंकि उसमें पंप्स होते हैं और ये भेज दिए जाते हैं ब्लड में। तो ये जो फ्री कैल्शियम है वो ब्लड में इस तरह से जाता है सेकंड मैकेनिज्म से, लेकिन ये स्लो प्रोसेस होती है। एक होती है रैपिड प्रोसेस जहाँ पर फ्री कैल्शियम जो प्रेजेंट होता है बोन्स में वो दे दिया जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को कहते हैं ओस्टियोपोरोसिस। तो पहली मैकेनिज्म क्या थी? ओस्टियोलाइसिस, जहाँ पर रैपिडली जो कैल्शियम भरा हुआ था प्रेजेंट था फ्री फॉर्म में, वो ओस्टियोब्लास्ट ओस्टियोसाइट्स के द्वारा लिया जा रहा है और सीधे ब्लड में भेज दिया जा रहा है। दूसरी मैकेनिज्म क्या है? स्लो रिजॉर्प्शन है, स्लो धीरे धीरे ये बोन करती जाती है ना। और जो ये एरिया है इसको क्या कहते हैं? बोन रिजॉर्प्शन कंपार्टमेंट या बोन रिजॉर्प्शन कंपार्टमेंट। ओके, तो यहाँ पर जो कोलेजन्स होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं बाय द हेल्प ऑफ मैक्रोफेजेस जो है कई सारे मैक्रोफेजेस कई सारे लाइसोजाइम्स और कई सारे केमिकल्स रिलीज़ करती हैं और जो बोन का पार्ट है उसको ब्रेक डाउन करती है। इस तरह से ये बोन का रिजॉर्प्शन होता है। फिर ओस्टियोब्लास्ट का काम आ जाता है। ओस्टियोब्लास्ट क्या करती हैं? फॉर्मेशन करती हैं कोलेजन का, और ये प्रोसेस जो है वो चलती रहती है लाइफ टाइम। नॉर्मली ये चलता रहता है। इसमें बोन्स का मास घटता है, फिर बढ़ जाता है, फिर घटता है, फिर बढ़ जाता है। इस तरह से ये पूरी